फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ पार्टिकल इन वेरियस एनर्जी लेवल्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की बातें की थी। हमने वो टॉपिक डिस्कस किया था और हमने मालूम किया था कि एक किसी भी शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है या किसी भी पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो उसकी एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, हमने ई एन का फार्मूला डिराइव किया था, एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8 ma स्केयर। ठीक है, और आज हमने देखना है कि वो पार्टिकल का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है, उनकी वेव्स कैसे बनती हैं। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ वेव्स बनाता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, और हमने उस वेव का एम्पलीट्यूड देखना है कि वो वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देखना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक शेल के अंदर किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की। सो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम साई इसकी वैल्यू देखते हैं वो है साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। ये आपके पास आइगन फंक्शन है, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। और इस वेव फंक्शन को साई कहा जाता है। ठीक है, साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जब एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल वेव की फॉर्म में मूव करता है तो उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम साई से डिनोट करते हैं, साई के साथ। और ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इसकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। इसके बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि ये जो साई की मैक्सिमम वैल्यू है वो मिडल ऑफ द बॉक्स में मिलती है। ठीक है, और मिडल ऑफ बॉक्स में इसकी वैल्यू कितनी है साई की? वो है कंप्लीट ए, कैपिटल ए। कैपिटल ए एक वैल्यू मिलती है साई की हमें एक बॉक्स के सेंटर में, ठीक है, मिडल ऑफ द बॉक्स में। और अगर हम सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो सेकेंड एनर्जी लेवल में एक कंप्लीट वेव बनी थी। ठीक है, और इसमें एक नोड मिडल में मौजूद थी। नोड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे इस साई की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होती है, उसे हम ज़ीरो नोड कहते हैं। ठीक है, नोड प्लेन। और यहाँ पे भी इसी तरह से एम्पलीट्यूड हमें जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है ए का। ठीक है, और इसी तरह अगर थर्ड एनर्जी लेवल में बात करें तो वहाँ पे 1.5 वेव्स बनती हैं एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं और वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती जाती है। ठीक है, वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है और ये दोनों जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, इसके बाद डिफरेंस, अगर हम एनर्जी डिफरेंस मालूम करते हैं दो एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, तो एक हमें पता है कि एन की वैल्यू, ई एन की वैल्यू क्या है? एन स्केयर एच स्केयर ओवर 8 ma स्केयर। तो अगर हम एन की जगह पे n+1 पुट कर दें, यानी नेक्स्ट एनर्जी लेवल, एन से नेक्स्ट एनर्जी लेवल, तो वो क्या होगा? n+1 अगला एनर्जी लेवल, नेक्स्ट एनर्जी लेवल। तो जहाँ जहाँ एन की है वैल्यू उसकी जगह पे हम n+1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन था, एन की जगह पे हमने n+1 पुट कर दिया। तो अगर हमें एनर्जी डिफरेंस मालूम करना है तो हम क्या करते हैं? हायर एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी। तो हमने हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी पुट की और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी पुट की, दोनों के इक्वेट किया, आंसर आ गया 2n+1 एच स्केयर ओवर 8ma स्केयर। तो हमें एनर्जी डिफरेंस अगर मालूम करना हो तो हम एन की वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड, फोर, और हमें एनर्जी डिफरेंस मालूम हो जाता है। देखते हैं इस चीज़ को आगे क्वेश्चन की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये देखें, ये ग्राफ आ गया, ये आ गया ग्राफ। E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, उनकी एनर्जी दी हुई थी। और अगर हमने मालूम करना है कि N1 और N2 के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, तो हम N की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 3h स्केयर ओवर 8ma स्केयर। सेकेंड और थर्ड एनर्जी लेवल में डिफरेंस मालूम करना है तो ये डेल ई इज इक्वल टू 5h स्केयर ओवर 8ma स्केयर, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं।
अच्छा, फिर मैंने बात की है साई की। साई एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड है, यानी पार्टिकल का जो वेव बनाते हुए एम्पलीट्यूड बनता है, उसको हम साई से डिनोट करते हैं। और अभी आपको बताया कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में हाफ वेव बनती है, और इस हाफ वेव में मिडल ऑफ द बॉक्स के अंदर हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, जिसकी वैल्यू है कैपिटल ए। ठीक है, साई से एम्पलीट्यूड जाहिर करते हैं, और साई की वैल्यू क्या है, ए, कैपिटल ए। यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हमेशा आपने कैपिटल ए से डिनोट करना है। फिर सेकंड एनर्जी लेवल की बात करें तो वहाँ पे मिडल ऑफ द बॉक्स में हमें साई की वैल्यू ज़ीरो मिलती है। जहाँ साई की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है, वो हमेशा नोडल प्लेन यानी नोड पॉइंट होता है, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो होती है। यानी इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आपको नहीं मिलेगा, पार्टिकल इस जगह पे आपको नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी, मिलने के चांसेस ज़ीरो है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दो बार मिलता है, ये देखें, एक बार यहाँ पे फर्स्ट हाफ वेव में, और फिर सेकंड हाफ वेव में नेगेटिव एम्पलीट्यूड हमें मैक्सिमम मिलता है। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे और x इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट पे हमेशा साई की वैल्यू ज़ीरो होगी। साई की वैल्यू हमेशा इन पॉइंट्स पे ज़ीरो होती है, और मिडल ऑफ द बॉक्स में n इज इक्वल टू के लिए भी ज़ीरो है। थर्ड एनर्जी लेवल में 3 बार हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, 2 बार पॉजिटिव ए में और 1 बार माइनस ए में, ठीक है, यानी नेगेटिव एम्पलीट्यूड मिलता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और 2 बार मिडल ऑफ द बॉक्स में हमें इसमें a/4 पार्ट में, ठीक है, और 3a/4 के पार्ट में भी हमें ज़ीरो एम्पलीट्यूड मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो जो वेव लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव लेंथ बनती है, तो ये वेव लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। ये देखें, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। तो इस तरह से जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, वेव लेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, अप टू सो ऑन। ठीक, ये एनर्जी डिफरेंस मालूम करने के फार्मूलाज आ गए। एन की वैल्यू पुट करेंगे आप 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, आपके पास एनर्जी डिफरेंस मालूम हो जाता है। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई स्क्वायर। इस साई तो हमें बता दिया, साई साई क्या है, ठीक है। अब अगर हम साई स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, साई स्क्वायर ए का स्क्वायर बनता है। ये साई स्क्वायर की वैल्यूज देखते हैं, ये देखिए, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर भी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल को जाहिर करता है, ठीक है। जहां हमें माइनस की वैल्यूज मिल रही थी वो अब प्लस में चली जाएंगी, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 के लिए 2 बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, और दोनों बार साई स्क्वायर की वैल्यू ए आती है, कैपिटल ए का स्क्वायर आती है, और एक बार हमें मिडल ऑफ द बॉक्स में साई स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो मिलती है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। उसके बाद ये आपकी सैम्पल प्रॉब्लम नहीं है कोर्स में। इसके बाद ये आ जाता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन जी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, अगर हम साई का वेव फंक्शन का साई स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, साई का स्क्वायर लेते हैं, तो साई की जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं a sin n पाई ओवर a x का स्क्वायर। ये साई की हमने वैल्यू पुट की है और उसका स्क्वायर लगा दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम मालूम करने जा रहे हैं कि हमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है उसका बॉक्स की विड्थ के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, बॉक्स की विड्थ के साथ क्या रिलेशन है। और अब हमें ये मालूम है कि जो पार्टिकल हमारे पास मौजूद है जिसकी हमें साई स्क्वायर हम जानते हैं कि साई की वैल्यू उसकी है a sin n पाई x ओवर a है,
मालूम है, ठीक है, ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, ठीक है, मतलब पार्टिकल की जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो मालूम करनी है, तो हमें साई का वेव फंक्शन का स्केयर लेना होगा और फिर इसको इंटीग्रेट करना होगा बिटवीन लिमिट्स ए, ज़ीरो से ए तक। क्या मतलब कि इंटीग्रेट करना होगा ज़ीरो से ए लिमिट तक? मतलब ये है, इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन भी इसी तरह का ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कंबाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जमा का साइन होता है ना, प्लस का साइन ऐड अप करता है, इसी तरह ये ऑपरेटर इंटीग्रेशन भी ऐड अप करता है। तो हमें क्या ऐड अप करना है? हमें मालूम करना है कि बॉक्स की विड्थ 0 से लेकर a तक है, और इस बॉक्स की विड्थ में, सारी विड्थ के अंदर साई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी, यानी पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और जब भी आप किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि वो पार्टिकल वहाँ पे, अब जैसे कि आप जानते हैं कि बॉक्स के अंदर पार्टिकल मौजूद है, हमें पता है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो याद रखिएगा कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपको पता हो कि पार्टिकल उस बॉक्स की लिमिट 0 से a तक इसमें मौजूद ही मौजूद है, तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। लिमिट 0 से a तक, इस लिमिट में हमारा जो पार्टिकल है वो 100% मौजूद है, क्योंकि हमने खुद उसको पार्टिकल को इनसाइड द बॉक्स रख के तो ये सारी स्टडी की है। तो इसका मतलब हमें अगर मालूम है, तो इसका मतलब इसका आंसर यूनिटी के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि हम 0 से लेकर a तक जितनी भी विड्थ है, उस सारी विड्थ के अंदर हम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साई स्केयर की हमने वैल्यू पुट की, साई की वैल्यू पुट की ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, इसका स्केयर ले लिया, ए का भी स्केयर लेंगे और साइन का भी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ए क्योंकि कांस्टेंट है, इसका स्केयर लेके इसको बाहर निकाल देंगे। कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल फंक्शन पर अप्लाई होती है। साथ में डी एक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो इस साई के अंदर फंक्शन होगा एक्स, क्या होगा? एक्स। डी के साथ जो भी वेरिएबल होता है वही इस फंक्शन में भी वेरिएबल होगा। तो साई की जो वैल्यू है, इसके अंदर कहीं एक्स मौजूद है, जी हाँ ये है एक्स, साइन के अंदर है एक्स, तो ये वेरिएबल है एक्स, क्योंकि डी के साथ एक्स मौजूद है। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसी पे अप्लाई किया जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, साइन स्केयर की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्केयर का एक फार्मूला है 1 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, हमने ये फार्मूला मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, तो हमने वैल्यूज पुट की 1 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और इसमें हमने थीटा की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे थीटा की हमारे पास क्या एंगल क्या है, एन पाई एक्स ओवर ए, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे पास थीटा था, ये हमने इसके साथ रिप्लेस करना है, तो इसमें थीटा यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी जगह पे क्या, थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, एन पाई एक्स ओवर ए। ठीक है, देखिए ये देखें, अब अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, थीटा की जगह पे 2n पाई एक्स ओवर ए आ गया। ठीक है, और अब जो इसकी हमारे पास डिवाइड में 2 था, डिवाइडेड बाई 2, वो उसको 2 को हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि 2 भी एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/2 ए स्क्वायर, 0 से लेकर a तक लिमिट इंटीग्रेशन की, 1 - cos 2 n पाई एक्स ओवर ए डी एक्स। अब क्या करना है कि इस डी एक्स को हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इस डी एक्स को इस कॉज वाले फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए, ये डी एक्स मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ भी, और डी एक्स हमने इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और हमने इस इंटीग्रेशन का जो साइन है इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और फिर इसको हमने इस कॉज वाले फंक्शन के साथ भी अलहदा मल्टीप्लाई करवा दिया। कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो यही बचता है, 0 से लेकर a तक लिमिट इंटीग्रेशन की, और डी एक्स भी, और साथ में माइनस का साइन है, फिर कॉज के साथ हमने इंटीग्रेशन का साइन मल्टीप्लाई करवा दिया, 0 से लेकर a तक इंटीग्रेशन cos 2 n पाई एक्स ओवर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है।
तो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं और से देखिए, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करवा के देखता हूँ। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसका कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन और डी एक्स मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन और डेरिवेटिव का साइन इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों ऑपोजिट फंक्शन है। डेरिवेटिव डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन को इस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे बचती है सिर्फ लिमिट 0 से a तक। तो x के साथ ये लिमिट मौजूद है, x की लिमिट है 0 से a तक। अब लिमिट हम यहाँ पे नहीं लिखते, लिमिट मैं कंबाइन करके लिख दूंगा, ठीक है। इसकी भी यही लिमिट है ना, इस फंक्शन की भी 0 से a तक, तो मैं इसकी और इसकी दोनों की लिमिट कंबाइन करके लिख दूंगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस वैसे का वैसे आ गया, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। नहीं जी, हमने साइन लिख दिया, साइन, ठीक है। और साइन के आगे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो भी एज सच लिखा जाएगा, 2n पाई, ठीक है, x ओवर a, ठीक है, 2n पाई x ओवर a, एज सच हमने फंक्शन भी लिख दिया, साथ में एंगल भी लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये dx है, ये dx ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब आपने इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का रूल है, जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। आपने इंटीग्रेट कर दिया, अब आपको इंटीग्रेशन साइन की और dx लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अच्छा, इसकी जो आप इंटीग्रेशन करते हैं cos 2n पाई x ओवर a, तो इसकी इंटीग्रेशन ये यहाँ तक इनकम्प्लीट है अभी। इसकी इंटीग्रेशन फुल कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या है कि जो आपने इंटीग्रेशन किया है उसमें जो भी एंगल मौजूद है उस एंगल को डिवाइड में लिखा जाता है। इस एंगल में वेरिएबल के अलावा क्या एंगल है, ये एंगल है 2n पाई ओवर a। x क्यों नहीं है, x तो वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ के जो भी एंगल बचता है उस एंगल को आपने डिवाइड में लिखना है, इस पूरे फंक्शन के डिवाइड में। साइन 2n पाई x ओवर a के डिवाइड में यहाँ पे आप लिखेंगे 2n पाई, ठीक है, ओवर a, 2n पाई ओवर a, ये बच गया, ठीक है। और अब हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या है, 0 से लेकर a तक, ये छोटी सी आपने लिमिट भी पुट कर दी। तो इसका आंसर 1 के इक्वल है, वो 1 चलता आएगा साथ साथ, ठीक है, वो 1 ऐसे ऐसा चलता आएगा। अच्छा, अब जब किसी फंक्शन के डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है 2n पाई ओवर a, ये डिवाइड के डिवाइड में आया हुआ है, a डिवाइड में आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। इसको जब हम लिखते हैं तो इस तरह कर लिखेंगे, ऐसे x माइनस, अब ये ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड के डिवाइड में आ गया ना a, इसको हम ऊपर ले जाते हैं जब, तो ये आ गया 2n पाई, और साथ में ये फंक्शन साइन 2n पाई x ओवर a, साइन 2n पाई, वो हम ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे चलता आ रहा है x ओवर a, ये साइन का फंक्शन है, ठीक हो गया। अब लिमिट भी मौजूद है, लिमिट भी लिख देते हैं, 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट है, इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप ये देख लें, अब यहाँ पे बिल्कुल ये एज सच ही लिखा हुआ है, ठीक है। वो ब्रैकेट के बाहर जो 1/2 a स्क्वायर था वो एज सच ही चलता आ रहा है, ठीक है, a स्क्वायर ओवर 2 ऐसे एज सच चलता आएगा। अब लिमिट अप्लाई करनी है हमने इस फंक्शन पर, हमने ऐसे मैथमेटिकल सॉल्व किया इसको, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप आपको मैंने दिखा दिए किस तरह से इसका आंसर ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करनी है, ये जो लिमिट लिखी हुई है 0 से a तक, इस लिमिट को अप्लाई करना है।
लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट यहाँ पे हमारे पास a है। तो आपने क्या करना है कि इस लिमिट को अप्लाई करने का मेथड ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या मतलब है इस चीज़ का, ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है। और इसमें आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करनी है। यानी इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ वेरिएबल मौजूद है, वेरिएबल किधर है, एक्स, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। एक्स 2 बार आया हुआ है, तो आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, ए, एक्स की जगह पे ए पुट किया, यहाँ भी एक्स की जगह पे हमने ए पुट कर दिया, ये आ गया ए, एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया हमने। अब ए पुट करेंगे अगर आप एक्स की जगह पे, तो ए ऊपर भी मौजूद होगा, ए डिवाइड में भी है, तो ये ए और वो ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ साइन टू एन पाई बचता है। अब क्या करना है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, 0। आप एक्स की जगह पे 0 पुट करें, 0 हो जाता है, एक्स 0 0 हो जाएगा। आप इसकी जगह पे 0 पुट करें, साइन 0, वो सारा ये भी 0 हो जाएगा। तो उन्होंने 0 वाली टर्म लिखी ही नहीं है, माइनस करके आप 0 लिख भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं आता उससे। तो 0 लोअर लिमिट में 0 है, इसलिए आप लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर भी लें तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने 0 लिखा ही नहीं है, उन्होंने जस्ट एक अपर लिमिट पुट की है, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर लिया, आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने ए स्केयर को दोनों पे मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी, अब इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म मौजूद है साइन टू एन पाई ए ओवर टू एन पाई, इसमें जो एन की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू जो भी मिले, यहाँ पे आपको 2 मिले, 2 पाई साइन 3 पाई साइन 6 पाई 8 पाई जो भी मिलेगा, वो वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 मिलेगी, तो आपके पास अगर 0 इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका मतलब है ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। सेकंड टर्म इस ब्रैकेट के अंदर सारी 0 हो जाती है, क्योंकि साइन की जो भी वैल्यू पुट की जाए, एन की वैल्यू जो भी पुट की जाए, हमेशा आंसर 0 ही मिलता है। साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन 4 पाई 0 0 0 हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इस टर्म को हम उड़ा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आंसर ही 0 आ रहा है। तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बच जाती है, ए स्केयर ए ओवर 2, ए स्केयर ए ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम अगर ए को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ए के सेपरेट किया तो अंडर रूट 2 ओवर ए आ गया आंसर आपके पास, ठीक है। स्केयर भी है, स्केयर रूट ख़त्म करते हैं स्केयर रूट लगा के। तो ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और ये ए क्या है, ये है बॉक्स की विड्थ, यानी बॉक्स की विड्थ और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का इन्वर्स रिलेशन है। आप बॉक्स की विड्थ कम करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बॉक्स की विड्थ कम कर देते हैं तो बॉक्स जो ये विड्थ है, सॉरी एम्पलीट्यूड है, वो ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन। इसके बाद अगर हम इस ए की वैल्यू को साई जो हमारे पास फंक्शन था, ठीक है, ये देखें ये वाला फंक्शन, इक्वेशन नंबर 8 वाला, ये पीछे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। अगर हम ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट 2 बाय ए, ये वाली, ये देखें हमारे पास ये वैल्यू मिली है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय ए। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गया साई इज इक्वल टू 2 ओवर ए अंडर रूट 2 ओवर ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। अब आप इसका स्केयर लेते हैं तो स्केयर से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल मिलती है, ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की, वो हमें साइज स्केयर से मालूम होती है। तो आप इसका स्केयर ले लें इस पूरी टर्म का, ये हो जाएगा 2 बाई ए और ये साइन स्केयर हो जाएगा। इस इक्वेशन से हम किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है।
मालूम कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इन वन डायमेंशन, इसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या ज़ाहिर करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉक्स की विड्थ और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का इन्वर्स रिलेशन है, ये याद रखना है। बॉक्स की विड्थ अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए वो और कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड इतना स्मॉल हो जाता है एम्पलीट्यूड माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए कि वो हमें नोटिस भी उसको नहीं कर सकते, वो नोटिसेबल नहीं होता। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर वन डायमेंशन पार्टिकल, के जो हमने पार्टिकल वन डायमेंशन पार्टिकल पढ़ा था उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं, सबको मिला के हमने रिजल्ट्स बनाए हुए हैं। पहला रिजल्ट, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एक ख़ास एनर्जी लेवल, एक ख़ास एनर्जी ही पार्टिकल सिलेक्ट करके मूव कर सकता है। ये उर्दू की लाइन, ये आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से एनर्जी की कीमत अपनी झोली में डालकर हरकत नहीं कर सकता। इस पर एनर्जी की ख़ास कीमतें रखने की पाबंदियां हैं जिनको हम क्वांटम रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, ठीक है। यानी ख़ास एनर्जी, फिक्स एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। फिक्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी तो वो मूव कर सकेगा उस ऑर्बिट में, उस फिक्स ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 0 है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 0 अगर हम बात करते हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 से लोवेस्ट एनर्जी लेवल है जिसकी वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू है E इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी और मास ऑफ पार्टिकल का इन्वर्स रिलेशन है, एनर्जी और बॉक्स की विड्थ का भी स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है फाइंडिंग पार्टिकल की तो वो बॉक्स के डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वांटम नंबर, जो हमने फिगर 4.19 से क्लियर कर लिया। अगर हम वेव फंक्शन साई की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर हम साई स्क्वायर की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि वो ज़ीरो की वैल्यू कब मिलती है तो x इज इक्वल टू 0 पे हमें, और x इज इक्वल टू a पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों दीवारों को छूने से ग्रेज करता है। नोड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि n इज इक्वल टू 1 पहला एनर्जी लेवल था, वहाँ पे हमें कोई नोड नहीं मिलती। n इज इक्वल टू 2 के लिए हमें सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए एक नोड मिलती है। और इस तरह से हम जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एनर्जी लेवल हो उसमें हमें नोड मालूम करनी हो, ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल है, नोड्स मालूम करनी है तो n-1 यानी 3-1 2 नोड्स होंगी, ठीक है। तो जिस भी वेव फंक्शन की आपने नोड्स मालूम करनी है तो इसके लिए आप n-1 यूज़ करते हैं। किसी भी क्वांटम नंबर के लिए आप जानते हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो मास ऑफ पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।